हेलो एवरीवन। तो पार्ट 1 हम लोग ने ख़त्म कर दिया लिक्विडेशन का। ओके, तो आज हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देख लो, वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो भी हम लोग करेंगे वो सम्स ही करेंगे। जो भी पहले सम्स हो चुके उसी के बेस पे होगा, मतलब कुछ नया नहीं आने वाला। अभी थोड़े बहुत इधर उधर कोई पॉइंट्स नए आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट पार्ट में ख़त्म हो चुका है। आप पार्ट 1 देख लो, उसके बाद में पार्ट 2 में देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2। हाँ, पिछला सम जो हम लोग ने किया इलस्ट्रेशन नंबर 18 वो इम्पॉर्टेंट है। 20th भी इम्पॉर्टेंट है, तो 20th भी देखना जरूरी है, क्योंकि 20th में इक्विटी शेयर होल्डर में एक पॉजिटिव आने वाला है और एक नेगेटिव आने वाला है। पिछले वाले सम में तीनों नेगेटिव थे, तीनों से हमें पैसा लेना था। इस वाले सम में एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। जो भी क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू कोविड लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर दिया। 3 टाइप के इक्विटी शेयर्स दिए हुए। एसेट रियलाइज्ड है 53,34,136। ओके, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रियलाइज बाय। ओके, प्रेफरेंशियल है, अनसिक्योर्ड है, पार्टली सिक्योर्ड है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अलाउिंग फॉर हिज 3% ऑन ऑल एसेट एंड 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, तो देखो कभी भी सम करोगे टेक्स्ट बुक में आपको जो भी दिया है उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बोला है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने से पहले आप क्या बनाओगे? वर्किंग नोट। ठीक है, सो वर्किंग नोट बनाओगे, वर्क डन बाय लिक्विडेटर। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा आपका? कैश लेस बैंक बैलेंस। ओके, कैश लेस बैंक बैलेंस इस सम में नहीं है कैश बैंक बैलेंस, क्योंकि आपको डायरेक्टली एसेट रियलाइज दिया हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया 0। उसके बाद में प्लस एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, एसेट रियलाइज में फर्स्ट क्या दिया आपको? स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिकली चार्ज वाले एसेट्स दिए। ठीक है, वो कितने हैं आपके? 53,34,136। ओके, प्लस आपके स्पेसिफिकली चार्ज वाले एसेट्स हैं जिसपे चार्ज क्रिएट किया गया है, वो कितने रियलाइज होते हैं आपको? 3,20,000। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये अभी हमारे पास क्या आ जाता है? अमाउंट अवेलेबल विथ द लिक्विडेटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो टोटल मारो, 53,34,136 प्लस 3,20,000 कितना आएगा? 56,54,136। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है? लेस करो क्या? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने दिए आपको? 19,400। ओके, उसके बाद में आप क्या लेस करोगे? लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। ठीक है, कितना है? 3% ऑन ऑल एसेट रियलाइज। ठीक है, तो 3% ऑफ इसका 56,54,136। ओके, इसका 3% आप निकालोगे तो आपको आएगा 1,69,624। सही है, 1,69,624, 1,69,624। ठीक है, तो ये भी माइनस कर लो। ओके, 56,54,136 माइनस 19,400 माइनस 1,69,624, आपको आएगा 54,65,112। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद में आप लाइबिलिटीज पे करो। पहला क्या लाइबिलिटी पे करोगे आप? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स देखो कितने आपके? 5,50,000 आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। ठीक है, लेकिन उसमें से एसेट कितने रियलाइज हुए आपके? सिर्फ 3,20,000 के। ओके, तो 5,50,000 माइनस 3,20,000, बाकी जो 2,30,000 वो क्या हो जाता है?
ये हो जाते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ओके। और ये जो है ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे चुका हूँ, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास एसेट्स थे, वो एसेट उन्होंने जब रियलाइज किए तो उनके पास 3,20,000 ही आया, बाकी जो बचा वो क्या हो जाता है, अनसिक्योर्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो लिक्विडेटर बाद में पे करता है, पहले वो 3,20,000 पे करता है, उसके बाद में जो अनसिक्योर्ड होता है वो बाद में पे करता है, ओके। सो सिक्योर्ड पार्ट कितना होगा, 3,20,000, ओके। सो इसको माइनस करो, 54,65,000 माइनस 3,20,000 कितना आएगा, 51,45,112, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके बाद में आप किसको पे करोगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, ओके। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करोगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने आपके, 1,45,600, ठीक है। इस पे लिक्विडेटर का क्या है, रेम्यूनरेशन भी है, ठीक है। तो ये रेम्यूनरेशन भी आपको माइनस कर लेना है, कितना है, 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ओके। सो 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को आपने कितना दिया, 1,45,600, उसका 2% आएगा 2,912, ठीक है। इसको आप माइनस करो, 51,45,112 माइनस 1,45,600 माइनस 2,912, आपको आएगा 49,96,600। क्या आंसर आएगा आपको, 49,96,600, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद में आप क्या करोगे, लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो यही मेथड होता है, याद रखना हमेशा, यही पैटर्न होता है। पहले आप सिक्योर को पे करोगे, फिर प्रेफरेंशियल को, फिर लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। वो कितना है, 7,75,000, ओके। सो 7,75,000 आप ये माइनस कर दोगे, ठीक है। तो फिर से आएगा आपके पास अमाउंट अवेलेबल, ठीक है। कितना आएगा, 49,96,600 माइनस 7,75,000, आपको आएगा 42,21,600, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद में आप किसको पे करोगे, ये सब होने के बाद में आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करोगे, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है। कितने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एक तो है 31 लाख, ओके, प्लस ये जो बचा 2,30,000, वो भी क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो 2,30,000, तो 31 लाख प्लस 2,30,000, 31 लाख प्लस 2,30,000 कितना होता है, 33,30,000, ओके। अभी इसमें भी आपको क्या देना है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन देना है, ठीक है। सो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दे दो, इस पे आपको 2%, तो कितना आएगा, 66,600 आपका वो आ जाएगा। तो ये माइनस कर लो, आपके पास फिर से अमाउंट अवेलेबल आ जाएगा, प्लस 33,30,000 माइनस 42,21,600, आपको आएगा 8,25,000, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद में आप किसको पे करोगे, अक्रूड इंटरेस्ट होगा तो आप अक्रूड इंटरेस्ट पे करोगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं आएगा, रहने दो इसको। इसके बाद में आप किसको पे करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप पे करोगे, राइट। ये सब होने के बाद में सब लाइबिलिटीज मैंने पे कर दी। अब मैं ओनर्स को पे करूंगा। ओनर में पहला किसको मिलता है, हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है, क्योंकि उनको हमेशा प्रेफरेंस मिलता है, जब भी लिक्विडेट होता है तो उनको प्रेफरेंस मिलता है। तो कितने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने, 10,000 इंटू 100, आपको कितना आता है, 10,000 इंटू 100 मेक्स इट 10 लाख, ओके। सो 10 लाख यहाँ पे माइनस करो इसको, तो आपको आंसर आ जाएगा 8,25,000 माइनस 10 लाख,
तो 1,75,000 आपको इक्विटी शेयर होल्डर से लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1,75,000 आपको इक्विटी शेयर होल्डर से लेना है। तो अभी इसके बाद में आप क्या करोगे, आप टोटल डेफिशिएंसी फाइंड आउट करोगे। सो ये तो अपने को डेफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, अभी टोटल डेफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे कर दो। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स में भी देखो आपके पास कितने टाइप है। फर्स्ट टाइप है टाइप 1 लाख इंटू 10, सो 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 10 पर शेयर, आपको कितना आएगा 10 लाख। ठीक है, ये हो गया। टाइप 2 क्या है मेरे पास, 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 8 पेड अप। ठीक है, सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 8 पेड अप, कितना आएगा मेरे को 8 लाख रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या पे करोगे, टाइप 3 वाले कितने कौन से, 60,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 5 पेड अप, जिसका आंसर आएगा 3 लाख रुपीज। 60,000 इंटू 5 3 लाख। ठीक है, सो ये 3 लाख आ गया। अब ये क्या आ जाएगा आपका टोटल डेफिशिएंसी, इतनी डेफिशिएंसी होगी अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे करो। ठीक है, ये अजम्पशन है। ठीक है, तो 3 लाख प्लस 8 लाख प्लस 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,75,000, तो कितना आएगा आपको 22,75,000 की आपको डेफिशिएंसी आएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। 22,75,000 कैसे आया, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे अप कर दिया तो मेरे को टोटल डेफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, अब इस टोटल डेफिशिएंसी को आप इन तीनों में बांटो। ठीक है, अब कैसे बांटना है, जो हम लोगों ने पिछले सम में किया वैसे ही करना है, बट इसमें भी हम लोग करेंगे। ठीक है, सो ठीक है, आपके पास डेफिशिएंसी कितनी है 22,75,000। ठीक है, मेरे पास कितने टाइप के शेयर्स है, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है, एक टाइप 3 है। ठीक है, टाइप 1 कितना है 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, टाइप 2 भी कितने शेयर्स है 1 लाख, राइट, और टाइप 3 कितने शेयर्स है 60,000 शेयर। समझ में आ गया इतना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। अभी इसको रेशियो में निकालो, 5 जा 3 जा, 5:5:3 में इसको बांट दो। ठीक है, सो 5 5 जा 10, 10 प्लस 3 13 होता है, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 13 आपको आंसर आएगा 8,75,000। ठीक है, इसका भी सेम आएगा 8,75,000। ठीक है, और इसका आएगा 22,75,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 30 आपको आएगा 5,25,000। ठीक है, तो इस डेफिशिएंसी में टाइप 1 कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए 8,75,000, टाइप 2 8,75,000, टाइप 3 5,25,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट कर लिया, टाइप 1 ने पहले ही मुझे 10 लाख रुपया तो दे ही दिया है। ठीक है, टाइप 1 ने मुझे पहले ही 10 लाख रुपया दे दिया है। टाइप 2 ने मुझे कितना दिया पहले 8 लाख रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। और टाइप 3 ने मुझे पहले कितना दे दिया 3 लाख रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको माइनस कर दो। ओके, तो ये कितना माइनस होगा 8,75,000 माइनस 10 लाख आपको आता है 1,25,000 पॉजिटिव में। ठीक है, ये माइनस करो आपको 75,000 आएगा नेगेटिव में, और ये माइनस करो तो आपको आएगा 5,25,000 माइनस 3 लाख 2,25,000 नेगेटिव में। ठीक है, इतना उन्होंने दे दिया है, इतना हमें लेना है। ठीक है, तो 2,25,000 मुझे और लेना है, इतना उन्होंने दे दिया है 8,75,000 मुझे लेना है, तो 75,000 और मुझे चाहिए, और 1,25,000 मुझे टाइप 1 को देना है। ठीक है, पॉजिटिव आया तो मुझे अमाउंट देना है, नेगेटिव आया तो मुझे लेना है। ठीक है, अगर आप ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये माइनस करोगे तो ये नेगेटिव आता है, इसको पहले आप जितना मिला है वो लिखोगे, उसके बाद में जितना आपको लेना है वो लिखोगे। तो आप एक्चुअल में कैसे लिखोगे 10 लाख माइनस 8.75 लाख, तो आपको आएगा 1.25 लाख। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 8 लाख 8.75 लाख, तो आपको आएगा 75 नेगेटिव,
ठीक है। और यहाँ पर भी सेम 3 लाख, यहाँ पे जितना मिला है पहले लिख लो, उसके बाद में जितना उनसे लेना है तो बाकी कितना आएगा 2,25,000 नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आएगा पॉजिटिव, ये दोनों आएगा नेगेटिव। तो टोटल हमें कितना लेना है 2,25,000 प्लस 75 ये लेना है माइनस 1,25,000। तो देखो इसको अगर आप प्लस माइनस करोगे तो आपको आंसर 1,75,000 आ जाएगा। तो समझ जाना कि आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपने डेफिशिएंसी आपकी कितनी थी 1,75,000, तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर से 1,75,000 रुपीज लेना था। तो इनसे आप लोगे और इनको दोगे, तो अगर इसको पूरा समअप करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा 1,75,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, उसमें एक साइड पॉजिटिव आ गया, एक साइड नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये सम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पिछले वाले सम में तीनों नेगेटिव था, इसलिए हम लोग ने लेफ्ट साइड में लिखा, रिसिप्ट साइड में लिखा, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज में ही लिखा। अब इस सम में एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, सो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ओके, यहाँ पे क्या आता है रिसिप्ट, यहाँ पे क्या आएगा पेमेंट्स। ठीक है, कैश स्लैश बैंक बैलेंस, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, कैश स्लैश बैंक बैलेंस, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर क्या आएगा रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली चार्ज। ठीक है, ये आएगा। तो कितना एसेट हम लोगों का चार्ज पे नहीं है, वो कितना है 53,34,136। ठीक है, समझ में आ गया। फिर लिखोगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली चार्ज। ठीक है, तो अब कितना एसेट का आपके पास चार्ज पे 3,20,000। ठीक है, सो 3,20,000 आपका चार्ज पे। फिर उस पे आपने क्या पे कर दिया सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपने पे कर दिया। अब देखो सिक्योर क्रेडिटर्स 5,50,000, तो आपने पूरा एसेट यूज कर दिया सिक्योर क्रेडिटर्स पे करने को। ठीक है, तो आपके पास कुछ सरप्लस नहीं है और कुछ डेफिशिएंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद में क्या आता है कॉल्स इन अरियर्स, जो कि इस सम में नहीं है। ठीक है, अब क्या आएगा कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2,25,000 प्लस 75, तो आपको आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपीज। ठीक है, ठीक है, तो अगर बहुत स्पेसिफिक होना है और सीए में तो स्पेसिफिक होना ही है, तो आप लिखोगे 1 लाख शेयर्स। ठीक है, इंटू 0.75, तो आपको आ जाएगा 75,000। ठीक है, ये 75,000 और 2,25,000 लिखो यहाँ पे। ओके, शेयर्स कितने 60,000, तो 60,000, तो 2,25,000 डिवाइड बाय 60,000 करो, 2,25,000 डिवाइड बाय 60,000, तो आपको आ जाएगा 3.75। ठीक है, तो ये टोटल करो 3 लाख ही आता है। ओके, ये 3 लाख है। ओके, उसके बाद में क्या आएगा इधर सेम करो अभी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वो कितने 19,400। ठीक है, 19,400। फिर आएगा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। ओके, रेम्यूनरेशन कितना आएगा 169,624, 169,624 प्लस 2,912 प्लस 666,600। ठीक है, तो टोटल करोगे आपको कितना आएगा 239,136। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, इसमें क्या आता है डिबेंचर्स आते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स कितने 7,75,000। ठीक है, उसके बाद में आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आता है पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपके कितने 1,45,600
ओके। उसके बाद में आएगा अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। वो कितने थे आपके 31 लाख प्लस 3,20,000, सॉरी 2,30,000, 31 लाख प्लस 2,30,000, 33,30,000, 33,30,000, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको आप कितने पैसे दे रहे हो, पूरा पैसा दिया उनको, तो 10 लाख रुपया यहाँ पे आ जाएगा। आपको अगर बहुत स्पेसिफिक होना है, सीए में तो होना ही है, तो आप लिखोगे 1 लाख इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। ये आपको लिखना है ऐसा, ओके। क्योंकि इसमें अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है और कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वरना यहाँ पे आप लिखते अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जितना है, यहाँ पे आप सिर्फ टोटल मारते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब देखो पिछले सम में यहाँ पर ही सब हो गया था, यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बट इस समय क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप यहाँ पर लिखोगे 1,25,000, ठीक है। स्पेसिफिक होना है तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। डिवाइड करो इसको, 1,25,000 डिवाइड बाय 1 लाख, आपको आएगा ₹10 ईच, 1.25 पेड अप, ठीक है। 1.25 रुपीज 1.25 पेड अप, ठीक है। अब इसको टोटल मारो, टैली हो जाएगा ये, ओके। 53,34,136 प्लस 3,56,30, ये देखो इसमें टैली भी हो जाता है, 56,34,136 और यहाँ पर भी सेम आएगा 56 लाख, क्योंकि देखो 136 यहाँ पर भी आता है, तो ये टैली हो जाएगा 56,34,136 पे, ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने सम कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि इसमें एक पॉजिटिव था और 2 नेगेटिव थे, पिछले वाले सम में तीनों ही नेगेटिव थे, तो हम लोगों ने कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज लिखा। इसमें क्या है, एक को हमको वापस पैसा देना है, लिक्विडेटर को वापस पैसा देना है, और 2 लोगों से उनको पैसा लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे, लेकिन अभी तक जो हम लोग करते आए हैं उसमें क्या बनाते आए, सिर्फ लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इस सम में आपको इसको भी बनाना है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्लस रिसीवर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बनाना है। अब ये रिसीवर कौन होता है, ठीक है। अब देखो लिक्विडेटर का काम क्या है, कंपनी को लिक्विडेट करना, ठीक है। पूरे जितने भी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, जिसको पैसा देना उसको पैसा दे दो, और जिसको पैसा लेना ले लो, ठीक है। अब लिक्विडेटर का एक कॉमन काम होता है, ठीक है। रिसीवर का काम क्या है कि रिसीवर का एक स्पेसिफिक काम होता है। समझो मैं एक क्रेडिटर हूं, मैं डिबेंचर होल्डर हूं या कुछ भी हूं, ठीक है। मेरे को चाहिए कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रिसीवर को अपॉइंट करूंगा कि भाई तू मेरा काम करके दे दे, उसके बाद में जो काम है वो लिक्विडेटर करते रहेगा अपना, ठीक है। तो अगर किसी क्रेडिटर ने या किसी डिबेंचर होल्डर ने, जो भी है, उसने अगर किसी स्पेसिफिक इंसान को अपना पैसा मंगाने के लिए अपॉइंट किया है, उस इंसान को हम क्या बोलेंगे, रिसीवर, ठीक है। सो ये रिसीवर का काम कब तक रहेगा, जब तक जिस इंसान ने उसको अपॉइंट किया उसका पैसा नहीं मिल जाए, तब तक रिसीवर का काम रहेगा। जैसे ही उसको पैसा मिल गया जिस इंसान ने अपॉइंट किया, उसके बाद में बाकी का काम कौन करेगा, लिक्विडेटर करेगा। याद रखना, अगर समझो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने अपॉइंट किया रिसीवर को, ठीक है, अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे कब तक, रिसीवर का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे नहीं हो गए तब तक, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स का काम कौन करेगा, ये लिक्विडेटर करेगा। लेट्स से डिबेंचर होल्डर लोग ने रिसीवर को बुलाया, ठीक है, कि मेरा पैसा तुम दे दो, तो हम रिसीवर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कब तक बनाएंगे, जब तक डिबेंचर होल्डर का पेमेंट ना हो जाए। उसके बाद में क्या आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आता है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये कौन काम करेगा,
लिक्विडेटर काम करेगा। तो याद रखना क्वेश्चन में देखना किसने अपॉइंट किया रिसीवर को, और जिसने अपॉइंट किया उतना काम रिसीवर करेगा, उसके बाद में काम जो करेगा वो लिक्विडेटर करेगा। ठीक है, फॉर्मेट सेम है, जैसे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया वैसे ही रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। वर्किंग नोट भी सेम है, तो क्वेश्चन में चेंज कुछ नहीं होने वाला है, बट कब तक काम करना है वो इंपॉर्टेंट है कि भाई रिसीवर कब तक रुकेगा, कब तक उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद 24। सो इलस्ट्रेशन नंबर 24। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो, मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, डिबेंचर वाज सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, द कंपनी वाज अनेबल टू मीट एंड देयरफॉर द डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंटेड अ रिसीवर फॉर द डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो किसने मंगाया है, डिबेंचर होल्डर्स लोगों ने बनाया। ठीक है, तो अभी ये रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कब तक बनेगा, जब तक इनका पेमेंट ना हो जाए, उसके बाद में किसका बनेगा, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अभी आगे करते हैं, बाकी सब कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो सेम वर्किंग नोट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट 1 क्या होगा, वर्क डन बाय रिसीवर। ठीक है, ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या लिखा है, ही ब्रॉड, मतलब यहां से क्या चल, री ब्रॉड लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द ऑक्शन एंड रियलाइज 1,60,000। ही ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट्स ऑफ वैल्यू एंड रियलाइज 2 लाख। ठीक है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस तो इस सब में नहीं है। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड एक तो है 1,60,000 लैंड एंड बिल्डिंग का, ओके, और एक कितना है 2 लाख, वो गया सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, समझ में आ गया, तो 2 लाख सन्ड्री एसेट्स का आ जाएगा, तो ये कितना आता है 3,60,000। ओके, ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड बाय रिसीवर। अभी इसके बाद में देखो अमाउंट, अभी क्या आएगा, अमाउंट अवेलेबल। ठीक है, अमाउंट अवेलेबल कितना है 3,60,000। ठीक है, फिर क्या आएगा, रिसीवर्स एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होते थे वैसे रिसीवर का एक्सपेंसेस, वो देखो कॉस्ट इनकर्ड बाय रिसीवर इज 1950। ठीक है, 1950। ठीक है, उसके बाद में द रिसीवर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, तो फिर रिसीवर का कोई रेम्यूनरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो 3,60,000 माइनस 1950, 3,60,000 माइनस 1950 आपको आएगा 3,58,050 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में आप किसको पहले पे करोगे। ठीक है, मेथड सेम है, कुछ लॉजिक चेंज नहीं होगा, बस आपको कहां तक रोकना है वो इंपॉर्टेंट है बस। सन्ड्री सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने, देखो लिखा है मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 1,60,000 की। ठीक है, तो आपके पूरे के पूरे मॉर्गेज लोन कितना है 70,000, तो आपका ये पूरा का पूरा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 70,000 आप इसमें से माइनस करोगे। ओके, तो 3,58,000 माइनस 70,000 तो आपका आएगा 2,88,50। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसको माइनस करोगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में देखो आपको दिया है, बैलेंस शीट में देख लो, इनकम टैक्स अरियर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स अरियर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर लो, कितना माइनस करोगे आप 25,000 रुपीज माइनस करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक। 2,88,000 माइनस 25,000 गिव्स मी 2,63,50। ठीक है, उसके बाद में किसको पे करना है आपको, लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, तो लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, बट अगर नहीं भी दिया हो तो अज्यूम्ड है कि डिबेंचर हमेशा फ्लोटिंग चार्ज में ही सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स देखो आपके कितने 1,50,000। ठीक है, 13% डिबेंचर्स आपके कितने
1,50,000, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2015 एंड इंटरेस्ट ऑन द हाफ ईयर वाज ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। तो हाफ ईयर का डिबेंचर आपको इस पे देना है, तो 1,50,000 यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे हाफ ईयरली, तो 1,50,000 पे 13% कितने महीने के लिए, 6/12, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो 1,50,000 इंटू 13% इंटू 6/12 आपको आएगा 9750, तो टोटल आपको आएगा 1,59,750, ठीक है। समझ में आ गया। सो 2,63,050 रुपीज माइनस 1,750, तो आपको आएगा 1,03,300, ठीक है। तो ये देखो, अभी डिबेंचर लोग ने अपॉइंट किया था तो उनका काम हो गया, तो अभी ये क्या करोगे, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू लिक्विडेटर। अब ये जो भी जितना भी पैसा रिसीवर के पास है वो किसको दे देगा, लिक्विडेटर को दे देगा, ठीक है। समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नोट टू, ठीक है। क्या बनाओगे, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो अभी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर, कितना पैसा हमको मिला, 1,03,300, ठीक है। समझ में आ गया। प्लस एसेट रियलाइज, लिक्विडेटर ने कितने एसेट रियलाइज किए वो देख लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द एसेट्स वर रियलाइज्ड एट 1,50,000, ठीक है। सो 1,50,000 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो टोटल आप देख लो 1,03,300 प्लस 1,50,000 आपको आएगा 2,53,300, ठीक है। समझ में आ गया। अभी पहले आप क्या पे करोगे, हमेशा लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस टेक्स्ट बुक में दिया है कितना है, 3,000, ठीक है। ये क्या हो जाता है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना है, 2% ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज्ड बाय हिम, ठीक है। सो लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन कितना आएगा, इसका 2%, ठीक है। तो 1,50,000 का 2% कितना आता है, 3,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो 2,53,000 माइनस 6,000, तो आपको आंसर कितना आएगा, 2,47,300, ओके, 2,47,300। इसके बाद में देखो यहाँ पर हो गया डिबेंचर होल्डर, ओके। अब डिबेंचर के बाद आप किसको पे करोगे, ऑफकोर्स सी बात है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करोगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आप पे कर लो, कितना आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स आपके 38,000 और उसके बाद में बैंक ओडी आपकी 30,000, ठीक है। सो ट्रेड क्रेडिटर्स है आपके 38,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में और बैंक ओडी है आपकी 30,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो 68,000 आप इसमें से माइनस कर लोगे, ठीक है। इसमें आपको दिया बैंक ऑडिट overdraft was secured by personal guarantee of the directors and on the bank raising a demand the directors paid off। उसके बाद इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बोल रहे कि बैंक ओडी डायरेक्टर ने पे कर दिया, ठीक है। लेकिन लिक्विडेटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये लाइबिलिटीज पे हुई है, हाँ हुई है, तो फिर वो लिखेगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो उसने लिख दिया कि भाई ट्रेड क्रेडिटर्स को पैसा देना है और बैंक ओडी को इतना हम लोगों ने पैसा दिया, ठीक है। तो अभी 2,47,000 माइनस 68,000 करो, तो आपको आंसर आएगा 1,79,300, ठीक है। इसके बाद में आप किसको पे करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे आपके कितने, 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर्स है आपके 1,50,000, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन पेड फॉर पीरियड 31 मार्च 2015, तो 31 मार्च 15 से लेके आज कितना है, 31 मार्च 17, तो 2 साल का आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो 2 साल का आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, तो 1 लाख इसमें लिखो प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, 1,50,000
ठीक है, इंटू 10% इंटू 2, ठीक है, 2 साल का हो गया तो कितना आएगा 30,000 आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 1,80,000, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको डेफिशिएंसी कितनी की आएगी 700 की आपको डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है, तो ये आ गया डेफिशिएंसी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये अमाउंट हमको इक्विटी शेयर होल्डर से लेना है, ठीक है, लेकिन हम लोग पहले देखेंगे टोटल डेफिशिएंसी मेरी कितनी होती है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो अब ये 700, इसके बाद में आप किसको पे करोगे लास्ट में, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप फाइंड आउट करते हो कि मेरी टोटल डेफिशिएंसी कितनी होगी अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे आउट कर लूँ, ठीक है। तो मेरे पास कितने टाइप के हैं, एक है 10,000 टाइप 1 है जो है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपया। और दूसरा टाइप कौन सा है मेरा 5,000 इक्विटी शेयर्स 8 पेड अप, 5,000 इक्विटी शेयर्स 8 पेड अप, तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो इसको माइनस करो तो आपको आंसर आएगा, ये आ जाएगी आपकी टोटल डेफिशिएंसी, ठीक है, समझ में आ गया। सो 1,40,000 प्लस 700 आप करोगे तो 1,40,700 आएगा, सिंपल है, ओके। ये टोटल डेफिशिएंसी आ गई। अब इस डेफिशिएंसी को बांट दो, कितने मेरे पास टाइप है, टाइप 1 टाइप 2, तो 2 ही हो गए, टाइप 1 टाइप 2। फर्स्ट टाइप में कितने शेयर्स है 10,000 शेयर्स है, सेकेंड टाइप में कितने शेयर्स है 5,000 शेयर्स है, ठीक है, तो 2:1 में मेरा ये बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बांट दो, 1,40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 93,800 मुझे लेना है, ठीक है, और माइनस 1,40,700 तो 46,900 मुझे लेना है, ठीक है। तो अभी देखो 93,800 मुझे लेना है, किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से लेना है, लेकिन उन्होंने पहले कितना दे दिया मुझे, टाइप 1 ने 1 लाख रुपया मुझे दे दिया है, ठीक है। तो अभी माइनस करो इसको, 93,800 माइनस 1 लाख, आपको 6,200 रुपीज वापिस देना है इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। अब यहाँ पर देखो 46,900 लेना है, लेकिन 40,000 उन्होंने अभी तक दे दिया है, तो और उनसे कितना लेना टाइप 2 के इक्विटी शेयर होल्डर से 6,900, और इसको अगर आप टोटल करोगे तो आपको 700 की डेफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है, 700 रुपया आपको इक्विटी शेयर होल्डर से मिल जाएगा, समझ में आ गया। तो अभी यही चीज आपको कंप्लीट करनी है, रिसीवर स्टेटमेंट और लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना के, ठीक है, समझ में आ गया इतना। पहले आप क्या बनाओगे, रिसीवर क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्या आएगा, कैश लेस बैंक बैलेंस, इसमें नहीं है, ठीक है। फिर आप लिखोगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली चार्ज, ठीक है। तो कौन से एसेट है जो स्पेसिफिकली चार्ज नहीं है, कौन से थे, सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, कितने हैं वो 2 लाख, ओके। उसके बाद में क्या लिखोगे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली चार्ज, ठीक है। तो क्या स्पेसिफिकली चार्ज है, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना रियलाइज हुआ आपको 1,60,000, लेकिन लोन कितने का है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज लोन कितने का है 70,000, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा बचा वो क्या हो जाएगा आपका सरप्लस, समझ में आ गया। फिर 90,000 आपको क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। इसके बाद में तो भाई वो करेगा, लिक्विडेटर काम करेगा, ठीक। कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज इसमें से तो नहीं आएगा, राइट, क्योंकि ये रिसीवर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना रहे, बाकी कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज लिक्विडेटर के स्टेटमेंट में आएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे ये हो गया। फिर अभी यहाँ पे क्या आएगा, रिसीवर्स एक्सपेंसेस, ठीक है, 1950, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज कितने हैं आपके, डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर 1,50,000 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट है जिसपे 9,750, ठीक है। सो 1,59,750। उसके बाद में क्या आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पार्ट आएगा
वो कौन सा है, सिर्फ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बाकी जो है वो कौन कर रहा है, लिक्विडेटर काम कर रहा है उस पर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आएगा कितना आएगा 25,000, ठीक है। तो और इसके बाद में इसको टैली करो, टैली करोगे तो आपको आंसर आएगा 1,03,300। ये आप क्या करोगे, सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया आपका लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इतना ही था, कुछ चेंज नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए कब तक आपको वो काम करना है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अभी फर्स्ट क्या आएगा, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीवर, ठीक है, वो कितना आएगा 1,03,300, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद में प्लस रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली चार्ज, समझ में आ गया। तो कितना है 1,50,000 के एसेट नॉट स्पेसिफिकली चार्ज थे, इसमें रियलाइजेशन ऑफ एसेट स्पेसिफिकली चार्ज नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स भी नहीं है। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो कितना कॉल किया हम लोग ने 6,900, ठीक है। तो स्पेसिफिक होना है आपको, तो आपको देखो इसमें लिखा हुआ है प्रॉपरली 5,000 इक्विटी शेयर्स, 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1.38 पर शेयर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से लिखना है, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखो तो भी चलता है, बीकॉम लेवल पे, सीए लेवल पे आपको ये लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखोगे, लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस, ठीक है। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना होता है 3,000। फिर आपको क्या लिखोगे, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, वो भी क्या आता है 3,000। उसके बाद में लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज नहीं आएगा। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं आएगा। फिर आप लिखोगे यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसमें क्या लिखते हैं आप, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बाकी जो पहले वाले वो आपने पे कर दिए, ठीक है। तो 38,000 क्या है आपके ट्रेड क्रेडिटर्स 38,000, और बैंक ओडी आपके किसके हैं, कितनी है 30,000, ठीक है। तो आप टोटल करोगे तो 68,000 आपको आंसर आएगा, ओके। उसके बाद में क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ओके। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कितना आएगा, पहले आएगा 1,50,000 उनका कैपिटल प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 15,000 10% प्रेफरेंस शेयर और ₹10 ईच, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये टोटल कितना आएगा 1,80,000, ओके। इसके बाद में क्या आप करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको देना है, कितना देना है 6,200, राइट। सो 6,200 आपको देना है। आप यहाँ पे लिखोगे कौन से वाले इक्विटी शेयर्स थे ये, हाँ 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 62 पैसे ईच, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ₹0.62 ईच, ठीक है। तो 6,200 यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो आप टोटल मारो, टोटल मारोगे तो आपको आंसर आएगा 2,60,200, 2,60,200, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा पूरा सम, ठीक है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, समझ में आ गया। सो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हमारा हो गया, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, लिक्विडेशन में ही बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत होते हैं, इवन सीए लेवल पे भी होते हैं, बीकॉम लेवल पे मोस्टली आएगा ये सम, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। तो अभी हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज का, ओके। सो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हम सीखने वाले हैं। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स का सम करने से पहले हम लोग पहले उसकी कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो पेज नंबर अगर आप 197 पे आओगे टेक्स्ट बुक के, ठीक है। अब मुझे पता नहीं अलग अलग टेक्स्ट बुक होगी, बट मेरी टेक्स्ट बुक में 197 है, उसमें देखो लिस्ट ए और लिस्ट बी करके दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें लिस्ट बी के बारे में ही सम आने वाला, लिस्ट ए के बारे में नहीं आने वाला। बट लिस्ट ए कौन होते हैं, जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं, लिस्ट बी कौन होते हैं, वो पास्ट मेंबर होते हैं, ठीक है। पास्ट मेंबर मतलब मेरे पास शेयर्स थे
ठीक है, और मैंने वो शेयर बेच दिए तो मैं पास्ट मेंबर हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट मेंबर मतलब जब लिक्विडेट हो रही है मेरी कंपनी, ठीक है, जब कंपनी मेरी लिक्विडेट हो रही है तब मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया प्रेजेंट मेंबर। तो हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है, लिस्ट ए के बारे में बात नहीं करनी, हमें लिस्ट बी के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो पास्ट मेंबर कब लायबल होगा पे करने को, ठीक है, तो जब उसकी लायबिलिटी कितने तक सीमित है, कितने तक लिमिटेड है, अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर, समझो 10 रुपीज के शेयर है, ठीक है, और ₹6 पेड अप है, ठीक है, तो ये पास्ट मेंबर को कितने अमाउंट के लिए लायबल होगा, वो ₹4 पर शेयर, ठीक है। जो अनपेड अमाउंट है उसके लिए ही लिक्विडेटर पास्ट मेंबर को कॉल कर सकता है और बोल सकता है कि मेरे को पैसा दो, कितना, ₹4 पर शेयर, जितने भी उसने शेयर रखे होंगे जब ट्रांसफर किए होंगे उतने पे ₹4 पर शेयर, ठीक है, समझ में आ गया। तो पास्ट मेंबर की लायबिलिटी कितने तक लिमिटेड है, अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पास्ट मेंबर कब लायबल नहीं होगा, जब प्रेजेंट मेंबर ने वो क्या बोलते हैं अनपेड अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है। लेट से पास्ट मेंबर के पास 1000 शेयर्स थे इंटू 6 फुल, तो 6000 अमाउंट था, छोड़ो, तो 6 पेड अप था, ओके। इसने जब ट्रांसफर किया 1000 तो इनके पास कितने आए 1000 शेयर 6 पेड अप, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट मेंबर समझो सी है, ओके, सी ने जो ₹4 बाकी था वो पे कर दिया कंपनी को, ठीक है। तो ये जो शेयर्स है 1000 वो क्या हो गए, फुल्ली पेड अप हो गए, राइट। तो अब ये पास्ट मेंबर तब लायबल नहीं होगा, ठीक है। अब लायबिलिटी कब आएगी पास्ट मेंबर की, कब आएगी, अगर उसने शेयर 1 ईयर और उसके अंदर बेचे हैं तो, ठीक है। लेट से आज का लिक्विडेशन मेरी कंपनी का हो रहा है 1/4/17 को, ठीक है। तो इसका 1 ईयर बैक जाओ आप तो 31/3/16, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैंने शेयर इसके पहले बेच दिए 31/3/16 के पहले बेच दिए तो मैं लायबल नहीं हूं, ठीक है, मैं लायबल नहीं हूं पे करने के लिए। अगर मैंने 1 साल के अंदर शेयर ट्रांसफर किए, ठीक है, 1 ईयर के अंदर शेयर ट्रांसफर किए तो मैं लायबल हो जाऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना ही है पूरे कॉन्सेप्ट में। अगर हम लोग सम करेंगे कुछ ट्रिकी आ गया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें लिस्ट ए के बारे में बात नहीं करना, हमें लिस्ट बी के बारे में। लिस्ट बी मतलब कौन, पास्ट मेंबर, ठीक है, वो किसके कितनी लायबिलिटी है उसकी, लिमिटेड, अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स, ठीक है। वो कब लायबल नहीं होगा, अगर प्रेजेंट मेंबर ने पे कर दिया वो अनपेड अमाउंट तो पास्ट मेंबर लायबल नहीं होगा, ठीक है। और वो कब लायबल होगा, ठीक है, अगर उसने शेयर 1 साल के अंदर ट्रांसफर किया लिक्विडेशन के तो वो लायबल होगा, अदरवाइज वो लायबल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग सम करेंगे, इजी सम है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, ओके। सो अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 28, ठीक है। लिक्विडेशन ऑफ एक्सपायर लिमिटेड कमेंस्ड ऑन 2 अप्रैल 2018, ठीक है। तो इसके 1 साल पहले मतलब 1 अप्रैल 17, ठीक है। इसके पहले अगर मैंने शेयर बेच दिए, ठीक है, तो मैं लायबल नहीं होगा। इसके बाद में मैंने बेचे तो मैं लायबल हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में सर्टन क्रेडिटर्स कुड नॉट रिसीव द पेमेंट आउट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सर्टन ट्रांसफर व्हिच टुक प्लेस इन 2017-2018, ठीक है। अभी 5 आपको ट्रांसफरर दिए, नंबर ऑफ शेयर उन्होंने ट्रांसफर किए, कब कब ट्रांसफर किए वो भी दिया है, और ये जो क्रेडिटर्स रिमेनिंग अनपेड एंड आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ सच पेमेंट, ठीक है, जो ये 5000, 3300, 4300, 4600 और 6000 है, ठीक है। तो ये जो आपका अमाउंट है वो क्यूमुलेटिव अमाउंट है, ठीक है। हमें जब सम करेंगे तो क्यूमुलेटिव नहीं लेना है, हमें इस चीज को माइनस करके ही लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग को सिंगल नहीं लेना, हमको क्यूमुलेटिव नहीं लेना है, ठीक है, ओके। अभी हम लोग ये सम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी सम है, बस कंडीशंस आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आप कैसे लिखोगे, डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, अलोकेटेड लायबिलिटी, देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव लायबिलिटी नहीं लिखना है, अलोकेटेड मतलब जिस टाइम वो शेयर होल्डर सीज हुआ तब उसको कितना लायबल था वो पे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में कितने हमारे पास शेयर होल्डर्स आएंगे, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, ओके। अब देखो
ए देखो, ए ने कब शेयर ट्रांसफर किया है? 1 मार्च 2017, ठीक है। हमें कितना तक देखना है? 1 अप्रैल। तो मतलब ए लायबल नहीं है पे करने को, क्योंकि उसने एक साल पहले से ही शेयर उसने ट्रांसफर कर दिए। अभी पी देखो, पी ने 1 मई को किया है तो वो लायबल है, ठीक है। कितने शेयर है उसके पास? 1500 शेयर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा? क्यू। क्यू भी लायबल होगा क्योंकि उसने अक्टूबर में को शेयर पे किया है, तो 1000 शेयर्स। उसके बाद में सेम आएगा आर के पास भी, आर ने 500 दिया, और एस के पास भी उसने 300 शेयर्स है, ठीक है। समझ में आ गया। तो रेशियो निकाल दो इसका। आपका रेशियो क्या आएगा? 15:10:5:3, 15:10:5:3, ठीक है। समझ में आ गया। अब इस रेशियो में आपको बांटना है। डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? फर्स्ट वाला 1 मई 2017, ठीक है। 1 मई 2017 में आपकी कितनी लायबिलिटी अलॉकेटेड है? 3300, ठीक है। तो 15:10:5:3 आपको इसमें 3300 बांटना है, ठीक है। तो बांटो इसको। 15 + 10 + 5 + 3, ठीक है। सो 3300 इंटू 15/33 आपको आएगा 1500, ओके। 3300 इंटू 10/33 आपको आएगा 1000। 3300 इंटू 5, यहाँ पे आएगा 500, यहाँ पे आएगा 300, ठीक है। समझ में आ गया। अब उसके बाद में कब है नेक्स्ट डेट ऑफ ट्रांसफर? 1 अक्टूबर 2017। कितनी लायबिलिटी होगी? 4300 है, तो 4300 माइनस 3300 1000, ठीक है। तो इतनी लायबिलिटी आपको अलोकेट करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि अलोकेटेड लायबिलिटी लेनी है हमें क्यूमुलेटिव लायबिलिटी नहीं लेनी है। तो 1000, ठीक है। अब देखो ये 1000 किस किस में बटेगा, ठीक है। पी में नहीं बटेगा क्योंकि उसने पहले ही ये लायबिलिटी के पहले उसने शेयर भेज दिया, ठीक है। 15/17 को उसने शेयर भेज दिया, तो वो लायबल नहीं होगा। उसके बाद में अभी कौन कौन लायबल होगा? 10:5:3, मतलब क्यू और आर और एस लायबल होंगे, ठीक है। सो 1000 इसको बांट दो 10:5:3 में। 1000 इंटू 10/18 आपको आएगा 555, ठीक है। उसके बाद में 1000 इंटू 5/18 आपको आएगा 278, और 1000 इंटू 3/18 आपको आएगा 167, ठीक है। सो 166 लिखने, 67 555 प्लस 278 प्लस 167, ठीक है। 1000 हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट करो। नेक्स्ट कौन सा डेट ऑफ ट्रांसफर है आपका? 1 नवंबर 2017, ठीक है। कितना होगा? ओनली 300, क्योंकि 4600 है। 4600 माइनस 4300 आपको आएगा 300। अब देखो पी भी लायबल नहीं होगा, क्यू भी लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यू ने 110 को ही बेच दिया। ये लायबिलिटी कब की है? 111 की, ठीक है। तो क्यू भी लायबल नहीं होगा, पी भी लायबल नहीं होगा। तो कौन लायबल होंगे? सिर्फ 5:3, मतलब आर और एस लायबल होंगे, ठीक है। सो 300 इंटू 5/8 करो, इंटू 5/8 आपको आएगा 188, राइट। और 300 इंटू माइनस कर दो इसको 112। समझ में आ रहा है इतना? ओके। अब लास्ट कौन सा है? 1 फरवरी 2018। लास्ट लायबिलिटी कितनी होगी? 4600 माइनस 6000, तो आपको आएगा 1400। और ये 1400 कौन लायबल करेगा? सर ये लायबल होगा, क्योंकि इसमें पी आर ने 111 को अपने शेयर बेच दिए, ठीक है। तो उसके बाद में 1 फरवरी 18 की लायबिलिटी को कौन लायबल होगा? सिर्फ और सिर्फ एस होगा, ठीक है। तो अभी आप ये टोटल करो, ठीक है। सो ये टोटल कितनी होगी? 1500 1555, ठीक है। 500 प्लस 278 प्लस 188, 500 प्लस 278 प्लस 188 आपको आएगा 966, और 300 प्लस 167 प्लस 112
प्लस 1400, ठीक है, 1979, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका पॉइंट 1 हो जाता है। अब इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है, ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन के नीचे दिया है ऑल द शेयर्स वर ₹10 ईच, 8 पेड अप, तो उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है, ये सबकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है, इनको कितना मैक्सिमम देना है, ठीक है, 8 पेड अप है, मतलब ₹2 हर शेयर में उनको वापस देना है, ठीक है, तो 1500 इंटू 2 कितना होगा, 3000, ये इनकी क्या है मैक्सिमम लायबिलिटी, ठीक है, 1000 इंटू 2 2000, ये इनकी क्या है मैक्सिमम लायबिलिटी, 500 इंटू 2 1000, 300 इंटू 600, ठीक है, समझ में आ गया। लिक्विडेटर कितना मंगा सकता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोग ने लायबिलिटी अलोकेट कर ली, ठीक है, तो जब अलोकेट की तो इतना हर शेयर होल्डर को देना है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम उनको कितना देना है, इतना देना है, तो लिक्विडेटर कितना मंगा सकता है वो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल लायबिलिटी, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, whichever is lower, समझ में आ गया। 1 या 2 जो भी लोअर होगा वो इन शेयर होल्डर्स की एक्चुअल लायबिलिटी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1 और 2 कौन सी होगी एक्चुअल लायबिलिटी, 1500, इसमें भी 1555, इसमें आएगा 966, इसमें आएगा 600, ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई एक्चुअल लायबिलिटी हो गई, समझ में आ गया। तो ये था पूरा सम, तो ये हो गया सम। अभी इससे मतलब क्या हो गया कि बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो भी है, मतलब जो पास्ट मेंबर है वो लोग कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1500, 155, 966, 600, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि ये पैसा क्रेडिटर को दे सके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से करो, टेक्स्ट बुक में अलग मेथड दिया, अगर वो समझे तो उस तरीके से करो, ये मेथड दिया, ये इस तरीके से करना है तो इस तरीके से करो, ठीक है। सीए में हम लोग को जैसे सिखाया है वो तो मैं इस तरीके से ही करता हूँ, बाकी अगर आपको दूसरा मेथड भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपको ये एक्चुअल लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक्चुअल लायबिलिटी इसमें और इसमें सेम ही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें नेक्स्ट सम मैं नहीं लूंगा, इतना ही करूंगा, क्योंकि इसके बारे में इसके बाद में और कोई टफ सम नहीं है, ठीक है। सो हमारा लिक्विडेशन चैप्टर अभी खत्म हो जाता है। हम लोगों ने क्या सीखा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सीखा, ठीक है, और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी सीखा, ठीक है। ये तो बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, आपको सिर्फ कंडीशंस याद रहनी चाहिए, ओके, और आपको सिर्फ कंडीशंस याद रहनी चाहिए। फिर क्या याद रहना चाहिए, एक्चुअल लायबिलिटी क्या होगी, 1 और 2 विचएवर इज लोअर, ठीक है। 2 क्या हो जाता है आपका मैक्सिमम लायबिलिटी, 1 क्या हो जाती है आपकी अलोकेटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो ये दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो क्या हो जाती है आपकी एक्चुअल लायबिलिटी, ठीक है। यही समझ में आ गया। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हम लोगों ने समझ लिया था। इसमें देखो फर्स्ट जो हम लोगों ने सम किया उसमें आपको लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन फाइंड करना था, वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद में इतने कोई टफ सम नहीं थे। फिर हम लोग ने वो तीनों जहां पे नेगेटिव आया था, ठीक है, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, जहां पे तीनों नेगेटिव आया था वो इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद में जहां पे दो अमाउंट नेगेटिव आए थे और एक पॉजिटिव आया था तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में तो इतना कुछ खास था नहीं, समझ में आ गया। तो अगर आपको ये दो मेथड समझ में आ गए तो आपने लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इजीली कर लोगे। ये वाले सम आपको मैक्स टू मैक्स 5 मार्क के लिए पूछेंगे, इवन सीए में भी 5 मार्क के लिए पूछेंगे, ठीक है। ये वाले सम आपको 10 मार्क के लिए पूछते हैं सीए के लिए, ये वाले सम भी आपको 5 मार्क के लिए पूछते हैं जो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज है वो, ठीक है। बाकी बीकॉम में अगर आया तो ये शायद 15 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो आपको जहाँ पे पूरी डेफिशिएंसी निकाल के आपको पूरा लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, ठीक है। और हम लोगों ने एक और जो सम देखा था जहाँ पर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी बनाना था और एक रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी बनाना था। इतना याद रखना, रिसीवर जिसने अपॉइंट किया है वही तक वो काम करेगा, बाकी जो काम है वो कौन करेगा, लिक्विडेटर करेगा, ठीक है। तो जिसने अपॉइंट किया है उतना तक रिसीवर काम करके उसको पैसा दे दो, उसके बाद में जो बैलेंस बचा वो लिक्विडेटर को पास ऑन कर दो, उसके बाद में जो काम बचा है वो लिक्विडेटर करेगा, ठीक है। फिर सम करने से पहले याद रखना वर्किंग नोट बना दो,
वर्किंग नोट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इजीली बना दोगे, ठीक है। वर्किंग नोट में एक ही स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया, ठीक है। टेक्स्ट बुक में से आप मत करो, अगर आपको समझ जाए तो ठीक है, उस मेथड से करो, नहीं समझ में आए तो ये मेथड मेरे लिए ईजी है और शायद आपको भी ईजी लगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लिक्विडेशन चैप्टर खत्म कर दिया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी स्टेटमेंट मैंने नहीं कराया, अगर कॉलेज में कराया तो मैं 1-2 सम करवा दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत मोनोटोनस है। अगर आप खुद भी देख लोगे तो आपको खुद से ही हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, उसमें कौन से क्या क्या लिखना है पहले और क्या क्या आना चाहिए, बस वो आना चाहिए उसमें, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो लिक्विडेशन हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। टेलीग्राम पे जाइए, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको आराम से सॉल्व करके दे सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।